नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन की। भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन के बारे में कहा जाता है कि कपड़ा कैसा भी हो ये धुल ही जाता है। मतलब कितने भी दाग लगे हो वो दाग धुल जाता है तब जब इस वॉशिंग मशीन के अंदर कोई एक बार प्रवेश करता है। उसके ऊपर जितने भी दाग लगे होते हैं, चाहे वो दाग कितने भी घटिया क्यों ना हो, ठीक है। जैसे आपने कई वॉशिंग पाउडर का प्रचार सुना होगा कि दाग अच्छे हैं, ठीक है। तो ये दाग बीजेपी में अच्छे हैं, बाहर रहते हैं तो कितने बुरे हैं। मित्रों, मैं आज बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन की। मित्रों, एक जमाने में कहा जाता था कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके कार्यकर्ता हर पंचायत में मिलते हैं और वो उन कार्यकर्ताओं की पहचान उनके विचारों से हुआ करता था। आप चेहरे से या उनके चाल ढाल से या उनके संस्कार से आप ये पता कर सकते थे, उनके बातचीत करने के लहजे से, उनके विचारों से आप अनुमान लगा सकते थे कि ये कोई जनसंघी है या फिर कांग्रेसी है या फिर ये वामपंथी है या समाजवादी है। लेकिन आज के दौर में किसी व्यक्ति के बारे में ये दावे के साथ कहना कि ये व्यक्ति किस पार्टी के अंदर है, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए कि सुबह में उसका नाश्ता अगर एक पार्टी के कार्यालय में हो रहा हो तो शाम में रात का भोजन वो कहाँ करेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कि आज की वर्तमान राजनीति में विचारधारा, पार्टी का कल्चर, ये सब कुछ महत्वहीन हो चुका है। केवल और केवल बच गया है तो आरोप और प्रत्यारोप। तो आरोप और प्रत्यारोप जिन लोगों पर लगते हैं, अगर वो व्यक्ति अगर आपके विरोधी दल में है, विपक्षी पार्टी में है, तो उसके ऊपर लगे हुए जितने भी आरोप हैं वो सब गंदे हैं, घृणास्पद है, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जब आपकी पार्टी में आ गया, तो मैं इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज की बात कर रहा हूं। आज मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, इसीलिए बीजेपी की कहानी सुना रहा हूं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इधर के दिनों में कुछ चेहरे ऐसे जो शामिल हो चुके हैं या शामिल होने की कतार में हैं, अभी हुए नहीं है ऑफिशियली, लेकिन लगभग लाइन लग चुकी है बीजेपी की तरफ। एक ऐसे व्यक्ति राजवल्लभ यादव की आज हम बात से शुरुआत करेंगे। राजवल्लभ यादव नवादा के पूर्व विधायक रहे हैं, नवादा से के कद्दावर नेता रहे हैं। उनके ऊपर विगत 2016 में एक आरोप लगता है एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, लगातार राष्ट्रीय जनता दल पर, लालू यादव के परिवार पर यह सवाल खड़ा करते रहे कि देखो आपकी पार्टी में कैसे कैसे नेता होते हैं, राजवल्लभ यादव जैसे नेता होते हैं जो कि इतना दुष्कर्मी है, इतना नीच है। लेकिन अब वही राजवल्लभ यादव की पत्नी जब प्रधानमंत्री के गया की सभा में मंच पर मौजूद होती है अपने सहयोगी प्रकाश वीर के साथ, तो विभा देवी को डिफेंड करने वाले बीजेपी में भी कई नेता मिल जाएंगे आपको। वो कहेंगे कि उनके पति पर ना आरोप है, विभा देवी पर तो आरोप नहीं है। लेकिन विगत 5 वर्षों से विभा देवी जब राष्ट्रीय जनता दल की विधायक है, तो याद कर लीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग विभा देवी का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वो राजवल्लभ यादव की पत्नी है। मतलब सह भी हमारी, मात भी मेरी, ठीक है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये जो राजनीति है कहाँ ले जा रहा है, ये आप विचार कीजिए। आप दर्शकों को सोचना है। मेरा मानना इतना ही है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन मैं जब देखता हूं कि हमारे दर्शक भी हर व्यक्ति में उसकी पार्टी ढूंढ लेते हैं, जबकि हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहले उसके गुण और उसके दोषों को देखना चाहिए। नहीं, गुण और दोष का विश्लेषण नहीं करते हम, उसके अवगुण की चर्चा नहीं करते, किसी व्यक्ति की क्वालिटी की चर्चा नहीं करते, किसी मुद्दों की गंभीरता को नहीं समझते, बल्कि व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर जब हम मुद्दे तय करने लगते हैं तो ऐसे ही राजनेता निकलेंगे, ऐसे ही वॉशिंग मशीन हुआ करेगी। तो चलिए, राजवल्लभ यादव की जब हम बात करते हैं तो समझिए विभा देवी के पति हैं, आरोप मुक्त हो गए हैं। अब समझ लीजिए, अब ठीक है। 2016 में इनके खिलाफ कई सबूत थे, निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली और अब वो आरोप मुक्त हो गए पटना हाईकोर्ट से। इसलिए हो गए
कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिला। सबूत जुटाने की जिम्मेवारी किसकी थी? सरकार की थी। कहा जाता है कि बिहार की सरकार ने मदद किया उनको, जिससे कि हाईकोर्ट में उनका केस कमजोर हो। ठीक है, और अब वो प्रधानमंत्री के मंच पर देखे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, मुझे नहीं पता कि वो जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करेंगे, ये वो या उनकी पत्नी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो जीतन राम मांझी के बुलावे पर आए थे या उपेंद्र कुशवाहा के बुलावे पर या चिराग पासवान के बुलावे पर, लेकिन इतना हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री की सभा में थे। मतलब किसी के भी तरफ हो, लेकिन गठबंधन तो वही है। क्या जनता दल यूनाइटेड से कोई अपराधी चुनाव लड़ेगा या लोक जनशक्ति पार्टी से कोई अपराधी चुनाव लड़ेगा, तो फिर क्या बीजेपी उसके लिए आंसरेबल नहीं होगी, जवाबदेह नहीं होगी? केवल आरजेडी से सवाल करेगी, केवल कांग्रेस से सवाल करेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरा चेहरा वैसे ही सुनील पांडे। पिछले दिनों उपचुनाव हुआ था तरारी विधानसभा सीट पर। तरारी विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो सुनील पांडे के पुत्र प्रशांत विशाल वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सुनील पांडे इतिहास गवाह है, सबसे पहली बार 2000 में पीरो विधानसभा सीट से वो समता पार्टी की टिकट पर जीतकर विधायक बने। बाहुबली हैं, वो भी बाहुबली है। ठीक है, उनके भाई भी बाहुबली रहे। उन पर आरोप लगा है, कई आरोप लगे हैं। एक जमाना था जब नीतीश कुमार कहा करते थे सुनील पांडे के बारे में कि ठीक है हमारी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन ना हम बचाते हैं किसी को, ना फंसाते हैं। सुनील पांडे के बारे में ही कहते समय नीतीश कुमार ने इस शब्दावली का उपयोग पहली बार किया था। मित्रों, तो सुनील पांडे, प्रशांत विशाल सबके सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर हम इनके इतिहास की बात करें तो 2000 में पीरो विधानसभा सीट से ये पहली बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। ठीक है, समता पार्टी की टिकट पर। लेकिन 2005 का दोनों चुनाव इन्होंने जनता दल यूनाइटेड, चूंकि समता पार्टी जनता दल सब मिलकर जनता दल यूनाइटेड बन गया था। ठीक है, तो वहां से हुआ। फिर 2010 की अगर हम बात करें तो सुनील पांडे ने वहां से आरजेडी के उम्मीदवार अदीब रिजवी को 14,300 वोट 20 वोट से हराकर चुनाव जीता था। और उसमें सीपीआई के कामता प्रसाद सिंह, ठीक है, को 30,111 वोट मिला था। चूंकि सुनील पांडे के खिलाफ का वोट बट गया, इसीलिए सुनील पांडे 2010 के विधानसभा चुनाव में तरारी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2015 में उनकी पत्नी गीता पांडे सीपीआईएमएल के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद से हार गई थी। ठीक है, 2020 का विधानसभा चुनाव सीपीआईएमएल के टिकट पर फिर से सुदामा प्रसाद ने जीता, लेकिन उन्होंने इस बार सुनील पांडे को हराया। 2015 में गीता पांडे को हराया था, इनकी पत्नी को, लेकिन 2020 में सुनील पांडे खुद चुनाव हार गए। अब 2024 के लोकसभा विधानसभा उपचुनाव में चूंकि तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद सांसद बन गए थे, तो उनके बदले उनकी पार्टी ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया और सुनील पांडे ने अपने पुत्र को, अब वो जीत गए। अब फिर 2025 का चुनाव है। उम्मीद है कि यही दो उम्मीदवार होंगे, प्रशांत विशाल और राजू यादव में एक बार फिर मुकाबला होगा। देखना है जीत किसकी होती है, लेकिन एक बात तय है कि सुनील पांडे भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तीसरा चेहरा जिस पर लंबा बहस चल रहा है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के नेता, बड़े बड़े नेता आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ विजय सिन्हा है जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। विजय सिन्हा, एक प्रहलाद यादव जो सूर्यगढ़ा के विधायक हैं, लगातार वो भी, लगातार नहीं बल्कि 5 बार अब तक वो भी विधानसभा चुनाव जीतकर प्रहलाद यादव विधायक बन चुके हैं। उनकी पैरवी विजय सिन्हा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सूर्यगढ़ा से विजय सिन्हा की इच्छा है, सम्राट चौधरी भी सहमत हैं इससे। मतलब बीजेपी चाहती है कि प्रहलाद यादव इस बार बीजेपी की टिकट पर सूर्यगढ़ा से विधानसभा चुनाव लड़े। प्रहलाद यादव उस समय फरवरी 2024 में बीजेपी के नजदीक आए, तब जब नीतीश कुमार महागठबंधन से निकलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात आई थी 28 फरवरी को, और उसके बाद जो विश्वास मत नीतीश कुमार ने विधानसभा में लिया, उस दौरान नीतीश कुमार की सरकार को प्रहलाद यादव का समर्थन मिला। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चेतन आनंद जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जनता दल के में विश्वास मत जो था नीतीश कुमार का, उसके पक्ष में आए थे और कई लोग थे। ठीक है, दो यहाँ से ये विधानसभा सीट ऐसा है जहां 1980 से लेकर 95 तक प्रहलाद यादव एक कम्युनिस्ट के रूप में
आंदोलन से जुड़े हुए रहे, बाहुबली हैं वो भी, कई आरोप हैं उन पर भी, ठीक है। लेकिन 1995 में पहली बार ये जनता दल की टिकट पर एमएलए बने थे सूर्यगढ़ा से। 2015 2020 में लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं। अभी 2010 में वो हराए थे उन्होंने, 2010 में प्रेमरंजन पटेल ने इनको हराया था, ठीक है। अब लगातार 10 वर्षों से विधायक हैं। इस बार भी बीजेपी इनकी पैरवी कर रही है और इसके लिए लगातार विजय सिन्हा और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र के सांसद है, केंद्र में मंत्री भी है, और साथ ही अशोक चौधरी भी का भी गृह क्षेत्र इसी इलाके में रहा है। बरबीघा से उनके पिता पहले एमएलए हुआ करते थे, महावीर चौधरी, फिर अशोक चौधरी। मतलब उस एरिया के राजनीति में अशोक चौधरी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नहीं चाहते कि प्रहलाद यादव एनडीए से चुनाव लड़े। चूंकि पिछली चुनाव में प्रहलाद यादव ने रामानंद मंडल, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, उनको 2020 के चुनाव में इन्होंने हराया था। अब तक 1995, 2000, 2005, 2015, 2020 5 बार विधानसभा चुनाव जीत सके हैं प्रहलाद यादव। ये भी बाहुबली है। अब देखना है कि जब ये बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी कैसे इन लोगों को या इन लोगों के परिजनों को डिफेंड करेगी, इस पर हमारी और आप सबकी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।